तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 एप्लीकेशन पढ़े थे। तो पहला एप्लीकेशन था तुम्हारा बाइनरी कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर, मतलब किस कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं। जैसे था KCl, तो KCl में पोटासियम ये धातु है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होगा। जो भी धातु होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से कम होता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 3 होता है। तो इसका 1 से कम हुआ। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसके नाम के अंत में ID लगाते हैं। तो इसका K का नाम क्या होता है? पोटासियम। और क्लोरीन का नाम क्लोराइड हो जाएगा। लास्ट में क्या लगाना है? ID, पोटासियम क्लोराइड। और एक बात इसमें है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको लास्ट में ही लिखा जाता है। समझ गए? जैसे एक मिस्टेक हो गया था, एक F2O है ना, तो ये वास्तव में OF2 होता है। क्यों? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और ऑक्सीजन का 3.5, तो इससे ज्यादा है तो इसको बाद में लिखना पड़ेगा। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसको सुधार लो तो जहाँ लिखा है तो इसका एग्जाम्पल F2 नहीं होगा, वो F2 होगा। क्या होगा देखो, वो F2 लिखा है, ये लिखा है। अच्छा, जो इसको लिखे हो इसको काट दो, इसको लिखो। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना उसका नाम लास्ट में लिखते हैं और उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? ID लगाते हैं। अब समझ गए? जैसे इसका नाम है N2O, क्या नाम होगा बताओ? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऑक्सीजन का 3.5, तो इसका ज्यादा हुआ इसलिए बाद में लिखा गया। तो इसका नाम क्या होगा? इसको पढ़ा जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसको पढ़ा जाता है नाइट्रस एसिड। क्या पढ़ते हैं? इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। ये कॉमन नाम हुआ, ये व्यापारिक नाम हुआ। इसका एक्चुअल नाम क्या हुआ? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाइट्रस एसिड। और ये हंसाने वाला गैस होता है, हंसाने वाला, लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस होता है, लाफिंग गैस। इस गैस को यहाँ छोड़ दिया जाए तो हंसते रहोगे, बेमतलब का हंसी आएगा, ये लाफिंग गैस। समझ गए? दूसरा एप्लीकेशन क्या पढ़े थे? दूसरा एप्लीकेशन क्या पढ़े थे बताओ? एसिड और बेस का पहचान। कौन एसिड होगा, कौन बेस होगा? जैसे कंपाउंड था XOH, X का जगह कुछ भी हो सकता है आपका। तो जब यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो H+ निकलेगा। तो जब H+ यहाँ से निकलेगा तो ये किसका काम करेगा? एसिड का काम करेगा। और यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो OH- निकलेगा, OH-, तब इसका काम बेस का होगा। क्योंकि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक बताया था कि जो भी पदार्थ जल में घुलकर
H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा, और जो भी पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस देगा H देगा। तो इस पदार्थ को जल में घुला दिया जाए तो यदि H प्लस में टूट गया तो एसिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल H2, एक एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ H के जगह X के जगह क्या ले लें, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O OH। तो ये आपका X के जगह हो गया पूरा, नहीं हुआ, और O और H। अब इसको जल में घोला दे तो यदि यहां से टूट गया तो किसका काम करेगा, एसिड का। X के जगह Na ले लिए, Na सोडियम और OH, इसको जल में घुला देंगे, यदि यहां से बॉन्ड टूट गया तो OH। अब कैसे जानेंगे कि बॉन्ड यहां से टूटेगा कि यहां से टूटेगा, तो उसके लिए क्या बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना होगा। इस बॉन्ड में दोनों परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का कितना 3.5, हाइड्रोजन का, तो इसका और इसका अंतर निकालो, कितना होगा 1.4। तो इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना होगा। अब यहाँ सोडियम है तो सोडियम का तो 1 से कम होगा, तो 1 से कम होगा तो 3.5 में 1 से कम घटाइए आप, 3.5 में 1 से कम घटाएंगे, मान लीजिए 3.5 में 0.9 कर दिए तो 15 से 9 6, और कितना हो गया, कितना होगा 2.6, तो मतलब 1.4 से ज्यादा ना हुआ। तो मतलब यदि इधर में दोनों परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये ज्यादा पोलर हुआ, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा होगा वही बॉन्ड टूटेगा। तो इसलिए NaOH में Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस में। जब ये इसलिए यहाँ टूटेगा कि इससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, इस पर ज्यादा प्लस, इस पर ज्यादा माइनस, तो ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का, तो ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, इसलिए Na पर प्लस, और वो पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए इस पर माइनस, तो वह अलग हो जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। तीसरा अंतर क्या, तीसरा एप्लीकेशन क्या पढ़े थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़े थे, कौन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, कौन बॉन्ड ज्यादा कमजोर होगा। तो एग्जांपल लेते HF का, HCl का, HBr का और HI का। तो दोनों परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकालना पड़ता है। तो इसका हाइड्रोजन का कितना 2.1, इसका 4, और 4 में से इतना घटाइए 1. और इसका घटाइए, क्लोरीन का कितना कितना होगा 0. इसका घटाइए, ब्रोमीन का कितना 2. कितना होगा 0.7. इसका घटाइए, आयोडीन का 2.5, कितना हुआ। अब चारों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है, 1.9 है ना। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच, ये ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है तो उसके दोनों परमाणु के बीच जो बंधन बनेगा स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब HF मजबूत मॉलिक्यूल होगा, जल्दी H और F के बीच बॉन्ड नहीं टूटेगा। और यहाँ क्या होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है तो ये क्या होगा, कमजोर बॉन्ड होगा, ये आसानी से टूट जाएगा। और ये सारे क्या है, अम्ल का जाती है, सबको पानी में घुला दिया जाए तो ये टूटेगा आपका H+ में, F- में। तो सब में H+ निकलेगा, इसलिए सारे अम्ल एसिड का काम करेगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा, एसिड अम्ल जैसा व्यवहार करेगा।
लेकिन अब सवाल है चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, मजबूत अम्ल कौन होगा। तो देखो जो आसानी से H+ आयन दे देगा वही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आसानी से H+ आयन कहाँ निकलेगा, HI में, क्योंकि कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, H+ आसानी से मिल जाएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HI। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, 4 ऑप्शन दे दिया है, पूछा है निम्नलिखित में सबल अम्ल कौन है। सबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, सबल मतलब स्ट्रॉन्ग, और दुर्बल मतलब कमजोर, वीक जिसको बोलते हैं। तो चारों में सबल अम्ल कौन है, HI। 12th में फिर ये सब पढ़ना होगा, 12th क्लास में, और वहां कारण लिखा देंगे HI स्ट्रॉन्ग क्यों है, या तो केवल बताए क्यों है। अब यहां तक पढ़े थे हम लोग, अब चौथा नंबर लिखो, चौथा एप्लीकेशन, चौथा एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, तो चौथा एप्लीकेशन क्या लिखोगे आप, अब जैसे देखो एक पता है पोलर, एक पता है नॉन पोलर। जैसे देखो यहाँ H और Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का। तो हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, और हाइड्रोजन का, तो इसका ज्यादा है ना, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या पढ़े थे, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, है ना, पढ़े थे। तो क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जब क्लोरीन खींचेगा तो इसको कमी महसूस होगा ना, तो उस कमी को प्लस से दिखाते हैं, और हल्का सा कमी होगा इसलिए डेल्टा से दिखाते हैं, और इसको हल्का सा वृद्धि महसूस होगा, ज्यादा महसूस होगा इसलिए माइनस दिखाते हैं, और हल्का महसूस ज्यादा होता है इसलिए डेल्टा दिखाते हैं, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, जिसके कारण एक परमाणु पर यह पोल उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, इस पर भी क्या उत्पन्न हो गया, पोल, जिसके कारण ये बॉन्ड जो है, बंधन जो है पोलर हो गया, पोलर प्रकृति का हो गया, पोलर नेचर का हो गया, ध्रुवीय हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय अणु, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। तो अब हमको चौथा एप्लीकेशन पढ़ना है, कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब जैसे H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, इसका भी एक, दोनों में साझेदारी होगा, ये बॉन्ड बना। अब देखो दोनों परमाणु क्या है, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना, तो दोनों समान है ना। तो अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु की ओर समान रूप से आकर्षित रहेगा, ना इसी को ज्यादा इसकी ओर रहेगा, ना कम इसकी ओर रहेगा, बराबर रहेगा। तो किसी पर प्लस नहीं होगा, किसी पर माइनस नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। समझ गए, इसका मतलब, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर को डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर को डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं। तो डेल्टा एक्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर। अब इसमें HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर निकालो तो 3 में इसको घटाओ 0.9, तो डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया, 0.9। और इसमें निकालो
डेल्टा एक्स का मान कितना होगा? तो सुनो, जिस कंपाउंड में डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। जिसमें डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 के बराबर होगा, वो क्या होगा? नॉन पोलर। और जिस मॉलिक्यूल में डेल्टा एक्स का मान जितना ज्यादा होगा, वैसा मॉलिक्यूल उतना अधिक पोलर होगा। जैसे HCl और HF का बात किया जाए तो इसका 4 था, इसका 2.1 था, घटा, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा? 1. तो HCl और HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर किसमें ज्यादा है? तो इसलिए ये ज्यादा पोलर होगा कि ये ज्यादा पोलर होगा? HF ज्यादा पोलर होगा। मतलब कहने का मतलब इसको ज्यादा कमी होगा इसकी अपेक्षा, और इसको ज्यादा अधिकता महसूस होगा इसकी अपेक्षा, यही ज्यादा पोलर होगा। मतलब HCl में F ज्यादा हाइड्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच करके रखेगा, क्लोरीन थोड़ा कम खींच करके रखेगा, यही हुआ पोलर नॉन पोलर। और जहां नहीं खींचेगा, डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? 0, वैसा कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। आ रहा है समझ में? तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये चौथा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, पोलर नॉन पोलर पहचानने में। पोलर नॉन पोलर कब पहचानेंगे? जब डेल्टा एक्स का मान ग्रेटर देन क्या होगा? तो वैसा कंपाउंड क्या होगा? 0 से बड़ा पोलर न होगा। डेल्टा एक्स 0 के बराबर क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और जहां डेल्टा एक्स मान ले 4 कंपाउंड दिया, 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब चारों में पूछेगा कौन अधिक ध्रुवीय प्रकृति का है, किसका पोलर नेचर अधिक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अंतर निकालना पड़ेगा। अंतर निकाल करके पता चलेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या है? ज्यादा है, तो ज्यादा पोलर है। समझ में? तो इस सब बात को लिखना है। लिखो बच्चा। चौथा नंबर, डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूल, या इसे लिखो डिटरमाइनिंग द पोलर एंड नॉन पोलर, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या इसका मतलब हुआ? अणुओं के लिए मॉलिक्यूल्स कर देना वहां, मॉलिक्यूल्स, अणुओं के ध्रुवीय और अध्रुवीय, अध्रुवीय प्रकृति का निर्धारण, ये तुम्हारा हिंदी हो गया। अणुओं के ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग परमाणु का भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ये तुमको क्लियर होगा आगे। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट, इसी में क्लियर होगा कि कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन
नॉन पोलर होगा। अभी केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर। आगे फिर पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के आधार पर कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर। तो ये कंसेप्ट यहीं पर क्लियर होगा तुम्हारा। अभी पढ़े थे ना H प्लस ए माइनस, ये एक पोल डायपोल, एक बार डायपोल। तो यही बताएगा कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ये आगे क्लियर होगा। अभी हम लोग पोलर नॉन पोलर किसके आधार पर केवल पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। हो गया, लिखे इसको। अब देखो यहां पर इफ डेल्टा एक्स ग्रेटर देन क्या, पढ़ लोगे ना इसको। ये डेल्टा एक्स क्या है बताइए तो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, यही ना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, देन मतलब तब मॉलिक्यूल will be polar, मॉलिक्यूल will be polar। नहीं समझ में? समझ जाओगे ना उसको, जो लिखे समझ जाओगे ना। लिखो इसको उतार। डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब मॉलिक्यूल विल बी पोलर। डेल्टा एक्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। उसी तरह फिर यदि इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, 0, तो देन मॉलिक्यूल विल बी, then molecule will be क्या होगा बच्चों? will be non-polar, will be non-polar। पोलर का मतलब समझ जाओगे, ध्रुवीय, और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना होगा। और यह कंसेप्ट एक्चुअली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में लागू होता है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिस अणु में 2 परमाणु होगा, जैसे HF है 2 परमाणु, तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए कंसेप्ट काम देगा। जैसे H2 2 परमाणु है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए काम देगा। लेकिन तुम्हारा अब AlCl3 है, अब 2 से ज्यादा एटम हो गया, क्लोरीन का 3 एटम, अल्युमिनियम का 1 एटम, 4 एटम हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल में पोलर है कि नॉन पोलर है, इसका पहचान करने के लिए हमको डायपोल मोमेंट पढ़ना पड़ेगा, तब ये बताएगा। समझ गए? जैसे CH4 अलग अलग परमाणु से बना हुआ है, तो ये पोलर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन पोलर होता है। अब क्यों, ये क्लियर कौन करेगा? डायपोल मोमेंट। समझ गए? अभी हम लोग ये कंसेप्ट किसके लिए केवल पढ़ रहे हैं?
फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जो दो परमाणु से बना अणु है उसके लिए पढ़ रहे हैं। उठा तो इसको, सो रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल ले लो बच्चों। और पहले एक बात और लिख लो, सुनो, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होगा वैसा मॉलिक्यूल उतना ही अधिक पोलर होगा। क्या बोले आप? जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही अधिक पोलर नेचर का होगा, उतना ही ध्रुवीय होगा। मतलब उसमें प्लस माइनस का परिमाण ज्यादा होगा, यही कहने का मतलब। तो इस बात को भी लिख लो, जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर मीन्स क्या हो गया? डेल्टा एक्स, है ना, वो डेल्टा एक्स। अंतर जितना अधिक होगा वह मॉलिक्यूल उतना ही अधिक पोलर प्रकृति का होगा, तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना अधिक होगा वह मॉलिक्यूल उतना ही अधिक पोलर प्रकृति का होगा। समझ गए? अब एग्जांपल में दे दीजिए, आप ले लीजिए। जैसे HF, ये हम बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है? HF मॉलिक्यूल जैसे पूछेगा ऐसे लिखा रहेगा HF। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड नाम है इसका। क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन H, अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, इसलिए फ्लोराइड आइड लगेगा लास्ट में, नहीं हुआ क्या? जैसे HBr का क्या नाम होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम होगा। HI का क्या नाम होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड नाम होगा। और HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड नाम होगा। तो सब मॉलिक्यूल, ये सारा मॉलिक्यूल है, अणु है सब, और सब अणु में कितना परमाणु है? तो इसलिए इसका हमको पोलर नॉन पोलर नेचर पहचानना है कि सब पोलर है कि नॉन पोलर। तो अब आपका यहाँ पर डेल्टा H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिछले क्लास में लिखा दिया है, इसका कितना होता है? जिसका क्लास छूट गया वीडियो देख लेना। और फ्लोरीन का कितना? 4। अब डेल्टा X का मान निकालो। 4 में इतना घटाना है, 4 माइनस 2.1 कितना होगा बच्चों? 1.9। तो डेल्टा 0 से बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए therefore HF एक कैसा मॉलिक्यूल? HF एक पोलर मॉलिक्यूल। इसलिए HF कैसा मॉलिक्यूल हो गया? उतार लो एग्जाम्पल। तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, पूछता है निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय अणु है? पोलर मॉलिक्यूल है, इसी तरह पहचानना होगा।
अब पूछेगा यदि कौन ज्यादा पोलर है, तब वहां पर अंतर देखना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। अब इसी तरह आप H2 का निकालो, H2 का, H2 पोलर होगा कि नॉन पोलर? जैसे आपका H2 है बच्चों, तो H2 में H और H के बीच बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना और इसका भी, तो डेल्टा X का मान 2.1 माइनस 2.1 इक्वल टू, देयरफॉर H2 मॉलिक्यूल क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल होगा आपका नॉन पोलर होगा। आ रहा है समझ में? क्या होता है सरकार, आता है समझ में? अब चारों से तुलना करते हैं, HF, HCl, HBr, HI, चारों में कौन ज्यादा पोलर होगा बताओ? अब HF, HCl, HBr, HI, अब इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का 2.1, क्लोरीन का 2.1, ब्रोमीन का, हाइड्रोजन का 2.1, आयोडीन का 2.5। अब सबका अंतर निकालो, इसमें डेल्टा X का मान कितना होगा? 1. इसमें डेल्टा X का मान 0.9, इसमें 0. इसमें 0. तो चारों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है? इसलिए HF इज मोर पोलर, HF इज मोर पोलर, HF सबसे ज्यादा ध्रुवित है। उतार लो। और एक पीछे हम लोग ये भी पढ़े कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा, उसके भी जो बना बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनाता है। और एसिडिक कैरेक्टर, अम्ल गुण किसका ज्यादा था? HI का अम्ल गुण ज्यादा था, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन का कमजोर बॉन्ड बना हुआ है, तो आसानी से हाइड्रोजन को वो निकाल सकता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो ये हम लोग चौथा एप्लीकेशन पढ़े, पांचवा एप्लीकेशन। सिक्सटीन गुना 1.9 करो तो, 16 गुना 1.9 करो तो, सिक्सटीन गुना कितना 1.9 करो तो 20.+ 1.9 गुना 1.9 दो बार करो तो 1.9 गुना 1.9 दो बार करो, 3. और इसको गुना करो तो 3.5 गुना 3.61,
करो तो 3.5 into 3.61 12.637 635 तो मैं क्या होगा 30 वाइड आप सोच रहे कैसे गलती हो गया। आप सुनो एक बात, अब देखो 5वां एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे तुम्हारा अभी HF देखा गया तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ज्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है, इसका 4 है, इसका 2 पॉइंट। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच साझेदारी वाला, तो फ्लोरीन अब क्या करेगा, अपने खींचेगा ना, तो जिसके कारण इस पर क्या हुआ माइनस डेल्टा, और इस पर तो कहने का मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गया। देखो ध्यान देना, इस बॉन्ड में क्या उत्पन्न हो गया, पोलैरिटी, ध्रुवीयता उत्पन्न हो गया। प्लस माइनस को ध्रुवीयता बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है लेकिन इसमें प्लस माइनस गुण दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण इस बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर हो गया। कैसा गुण हो गया, आयनिक कैरेक्टर। हम लोग पढ़े हैं ना, किसी भी
पदार्थ में जब प्लस या माइनस चार्ज होता है उसको आयन कहते हैं। जैसे तुम्हारा सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनता है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन 2 8 1 होता है, क्लोरीन का 2 8 7 होता है। तब ये अष्टक पूरा करना चाहेगा तो बाहर में कितना है 1, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐसे दिखाते हैं, और इसका बाहर में कितना है तो 7 को ऐसे दिखाते हैं। तो इसको अष्टक के लिए 1 का कमी है, इसको जब 1 मिलेगा तो 8 पूरा हो जाएगा, और ये 1 को हटाएगा तो 8 पूरा हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो Na का 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह घट गया, तो Na पर कौन चार्ज आया प्लस, और Cl पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl पर, तो यहाँ प्लस माइनस के बीच आकर्षण हो रहा है, तो दोनों के बीच आयनिक बंधन बन गया। क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, नहीं बता, तो दोनों के बीच क्या है आयनिक बॉन्ड है। पढ़ोगे आगे अगले चैप्टर में सब। अब यहाँ देखो दोनों साझेदारी करके पहले बॉन्ड बनाया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, ये थोड़ा इसके साथ बेईमानी कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, इसको कमी होने लगा। पूरा कमी नहीं हुआ है, पूरा कमी यहाँ हुआ है, इसको यहाँ हल्का कमी हो रहा है और इसको हल्का वृद्धि हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें आयनिक गुण आ गया कि नहीं, देखो इसमें हल्का सा आयनिक गुण आ गया। वही यदि पूरा लेके अलग होता तो पूरा आयनिक हो जाता, हल्का सा आयनिक गुण आ गया, मतलब था कोवलेंट, लेकिन इसका थोड़ा घुसा हुआ आयनिक कैरेक्टर है ना, घुसा हुआ। इसलिए अब यह पता करना है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है, आयनिक बॉन्ड का कितना प्रतिशत इसमें बना हुआ है कोवलेंट, लेकिन उसमें कौन सा गुण आ गया, थोड़ा सा आयनिक गुण आ गया। आयनिक गुण किसके कारण आ रहा है, प्लस माइनस के कारण। तो आयनिक गुण इसमें कितना है, मान ले इसको कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड जो है ना 100% ना आयनिक होता है ना 100% कोवलेंट होता है। साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा कोवलेंट, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पूरी तरह कोवलेंट नहीं है, इसमें कुछ आयनिक गुण भी आ गया है। तो इसमें यही पता करना है कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना आयनिक परसेंट, आयनिक बॉन्ड कितना प्रतिशत बना हुआ 100 में, 100 में कितना भाग कोवलेंट बना हुआ है, कितना भाग आयनिक बना हुआ, यही पता करना है। समझ गए। तो इसलिए अभी जो हम लिखे थे यही निकालने का फॉर्मूला था, अभी जो हम लिखे थे यही निकालने का यह फॉर्मूला था। तो देखो हम कैसे जानेंगे कि जैसे HF में हम कैसे जानेंगे कि इसमें कितना प्रतिशत आयनिक है, कितना परसेंट कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला था परसेंटेज, पहले लिख लो हेडलाइन में, कितना एप्लीकेशन नंबर 5वां। तो टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हुआ, इसका मतलब प्रतिशत आयनिक, प्रतिशत आयनिक गुण की गणना, प्रतिशत आयनिक गुण की गणना एक पढ़ना है आप लोगों को। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की गणना, डिटर्मिनेशन करना है, किसमें कितना आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू 16 इंटू मोड ऑफ डेल्टा एक्स। इसको क्या पढ़ोगे, मोड ऑफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, जानते हैं ना, प्लस
3.5 इंटू मोड ऑफ डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका कौन फॉर्मूला है बताओ? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। लिख लो इसको, पूरा पूरी किसी कोवैलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक बॉन्ड का प्रतिशत छुपा हुआ इससे पता चल जाए। ये डेल्टा एक्स क्या है पता है ना? क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर हमेशा बड़ा से छोटा में घटाना है, बड़ा में छोटा को घटाना है, छोटा में बड़ा में घटाना है, बड़ा में छोटा को घटाना है, तभी यह वैल्यू पॉजिटिव आएगा। छोटा से बड़ा को घटाना तो पॉजिटिव आएगा। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे HF, तो आप लोग बता HF में कितना प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर है? HF मॉलिक्यूल में कितना प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर है बताओ? बता सकते हो कोई? क्या निकालोगे इसके लिए? डेल्टा एक्स। यहाँ हाइड्रोजन का कितना, फ्लोरीन का, यहाँ डेल्टा एक्स का मान बताओ। 4 माइनस 2.1 कितना हो गया? 1.9 हो गया। नहीं बात। अब क्या फॉर्मूला है बताओ? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का क्या फॉर्मूला है बोलिए? डेल्टा 16 इंटू क्या? डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो 16 गुना डेल्टा एक्स का मान कितना है? 1.9 प्लस 3.5 गुना डेल्टा एक्स का मान 1.9 का स्क्वायर होगा। तो इतना गुना इतना कितना हुआ था? 30.4 प्लस 3.5 गुना 1.9 गुना 1.9 दो बार करना होगा। तो सॉल्व करो तो कितना हुआ? हाँ, तो 30.4 प्लस 3.5 इस तीनों को गुना करो तो कितना है? यहाँ बोलो। 12.6 ही मान लो। अब टोटल जोड़ो, 43 आएगा तो 43% होगा। मतलब HF में आयनिक प्रतिशत कितना होगा? 43% होगा। करो, सॉल्व करो तुम लोग। हो गया, बोलो। तो HF में तुम्हारा आयनिक प्रतिशत कितना हुआ? 43%। तो कोवैलेंट नेचर कितना हो बताओ? कोवैलेंट परसेंट कितना हो? परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा? 100 में क्या करोगे? 43 घटाओगे तो कितना होगा? 57। मतलब HF में 57% कौन बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट। और 43% आयनिक बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर। और आयनिक बॉन्ड जितना, आयनिक परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी उतना अधिक होगा। ऐसे ही बोल सकते हैं। अभी पढ़े थे ना, डेल्टा एक्स का मान जितना ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर,
ऐसे ही बोल सकते हो, जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना अधिक पोलर होगा। इसी तरह HCl, HBr, HI निकाल सकते हो ना। तो यही हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो और भी है, उतना फिर पढ़ाएंगे तो संभव नहीं है, खत्म नहीं होगा। अब चलते हैं अगला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहीं तक खत्म करते हैं। अब अगला पॉइंट देखो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा पांचवा की छठा होगा, पांचवा। तो लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग पढ़े थे, किसी को याद है इसका डेफिनेशन? क्या है इसका परिभाषा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का परिभाषा कोई बता सकता है? बोलो। हाँ, किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या बोल सकते हो किसी परमाणु के वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे देखो, इसका हिंदी क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हिंदी होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंसी के बारे में, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे पढ़ते जाता, पीछे का चीज भूलते जाता। कैसे होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या समझो, जो नहीं जानते हो। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओ। 1s2 2s2 2p6 3s1। ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन? ये 2 को मिला के सेकेंड हुआ, कितना हुआ? ये 3 अलग ऑर्बिट हुआ 1। ये वैलेंस शेल हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल बोलते हैं। और इस पर जो इलेक्ट्रॉन है इसी का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। यहाँ प्लस माइनस नहीं दिखाया जाता है, केवल 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस माइनस में नहीं दिखाते हैं। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। कार्बन का 6 होता है, तो बताओ 1s2 2s2 2p2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 मिलाकर कितना? 4। तो ये हुआ वैलेंस शेल, दोनों मिलाकर वैलेंस शेल हुआ कार्बन का। तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ? 4। कितना बताया होगा ये सब? अब हमको यहाँ देखना है पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है कि घटता है, सब वेरिएशन देखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख लो, इसे तो लिखाए हुए हैं, फिर से लिख लो और लिखो। किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट समझ जाओगे ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? वैलेंस शेल। क्या नाम होता है? वैलेंस शेल। किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसका क्या कहा जाता है बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे कार्बन कितना होता है 6, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, ये तुम्हारा कौन सेल हुआ, वैलेंस सेल। और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4, तो यही तुम्हारा क्या कहलाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। डाल लो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया समझ में, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ काली कुमारी। हाँ, किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन देखना है कहां पर, पीरियोडिक टेबल में, तो लिख लो। तो लिखो बच्चों, वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेरिएशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीटी। क्या लिखे पढ़ो तो, क्या हुआ इसका मीनिंग बताओ। आवर्त सारणी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन, आवर्त सारणी में 2 चीज होता है, पीरियड होता है और एक ग्रुप होता है। हो गया। तो अब देखो बच्चों, जैसे तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप का तत्व ले लो, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ये ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आता है, कोई बता सकता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ब्रोमीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसके बाद एटॉमिक नंबर याद है कितना, कैसे हुआ याद है ना, मैजिक नंबर जोड़ करके 2 8 8 18 18 32 32। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 में 2 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ो, 11 में 8 जोड़ो, 19 में 18 जोड़ो, 37 में 18 जोड़ो, 55 में 32 जोड़ो, ऐसे ही निकलता है। सारा बताया हुआ है। अब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, एक है तो एक का तो एक ही होगा, 3 का यह साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं ऑर्बिट लेवल का, 11 का, 19 का, हाँ 37 का, 2 8 18 1, और सीजियम का 2 8 18 18 1, और इसका 2 8 18 18 32 1। हाँ एक और 8 होगा इसमें, और एक 8। तो कहने का मतलब सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, यही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका मतलब हुआ किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नहीं बदलता है। किसी भी ग्रुप में चले जाता हूं,
अब जैसे तुम 7 ईयर ग्रुप का ले लो, 7 ईयर ग्रुप कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या है ना, एटॉमिक नंबर बताओ। 9 में 8 जोड़ो, 17 में 18, 35 में 18, 53 में 32, 53 में 32, 85। तो 9 का क्या होगा? 2 7 क्लोरीन का, 2 8 7 ब्रोमीन का, 2 8 18, 2 8 18 7, ये ना होगा। तो देखो इसका भी बाहर में कितना कितना हो रहा है? 7 7 हो रहा है कि ज्यादा हो गया है? क्या हो रहा है? 2 8 8 2 8 18 7 जोड़ो तो 8 18 7 25 25 7 23 2 18 7 25 25 10 35। तो इसका भी बाहर में कितना है? उसी तरह सबका हो बाहर में 7। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नियत है कि नहीं? तो कहने का मतलब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रत्येक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। क्लियर हुआ इतना? हाँ, जिसको ग्रुप याद नहीं है किस ग्रुप में कौन सा तत्व है उसको पता नहीं चलेगा। अब इसी में तुमको पूछ दिया जाए ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ 7। और एक बात जान लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही, तो इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो ग्रुप नंबर भी क्या है? 7 है। नहीं हुआ? और फर्स्ट या ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना था, इसलिए ग्रुप नंबर भी 1 है। उसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कैलोनियम, पोलोनियम सबका वैलेंस 8 होता है, 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 6 6 आएगा, इसलिए यह भी 6 ये ग्रुप में आएगा। क्या है समझ में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है बच्चा? तो किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। अब पीरियड में देखा जाए, पीरियड में क्या होगा? पीरियड में देखा जाए, जैसे सेकंड पीरियड का बात करते हैं हम लोग। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा तत्व आता है बताओ? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। और सबका एटॉमिक नंबर बताओ? 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे किस पीरियड का तत्व है बच्चा? सेकेंड पीरियड का तत्व। अब 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसका 4 5 7। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ते बढ़ते कहा गया? 8 तक गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होता है पीरियड में, मतलब बदलता है। वेरिएबल मतलब बदलता है। नहीं हुआ क्लियर? तो इसी बात को लिखना है। अब लिखो, इधर लिखो आप, इधर आप क्या लिखोगे? पीरियड लिखोगे। क्या लिखोगे? और इधर आप क्या लिखोगे? ग्रुप। ग्रुप में कोई भी ग्रुप ले लो उठाकर,
कौन ग्रुप में बोलो, कौन ग्रुप में इसका? फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए में ज्यादा तत्व है, इसको छोड़ दो, 7A का ले लो। किसका ले लो? 7A ग्रुप। ग्रुप नंबर 7A कौन कौन आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसका एटॉमिक नंबर 9, 9 में 8 जोड़ो, 17 में 18 जोड़ो, 35 में 18 जोड़ो, 53 में 32, 85। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 7। इसका क्या होगा? 2, 8, 7। इसका क्या होगा? 2, 8, 18, 7। इसका क्या होगा? 2, 8, 8, 18। देखो जोड़ के हुआ इतना। क्या होगा बोलो? 2, 8, 2, 8, 18, 7 हुआ। उसी तरह इसका बना 2, 8, 18, 32। तो देखो सबका बाहर में कितना है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया। तो मतलब तो इसमें यही बात लिखना है, ये सारा आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब लिखना होगा ग्रुप में टॉप से बॉटम, टॉप मतलब ऊपर, टॉप से बॉटम जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है, नहीं बदलता है। अब पीरियड का बात किया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 10। और इसका 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साधारण विन्यास बनाओ। 3 का क्या लिखेंगे? इसका 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 1। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है ना, इसलिए लिखना होगा और 9 को हम लिख दिया। तो आप लिखो यहाँ पर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक क्या होता है? बढ़ता है। 1 से 8 तक बढ़ता है। हाँ 7 ये होगा। क्या होगा यहाँ? 7 ये ग्रुप होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 7 ये होगा।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। और ये बात जान लो, जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। नहीं हुआ क्या? क्या उदित नारायण बताओ तो, क्या बोले हो? जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता है वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो ग्रुप नंबर पहचान लोगे ना? वैसे तो हम स्पेशल बताए थे, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का पहचान, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप का पहचान, डी ब्लॉक के लिए ग्रुप का पहचान बताए थे ना? उसी कंसेप्ट पर है। और डी ब्लॉक के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का अलग तरीका था। कोई बता सकते हो क्या तरीका था? डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर n-1 और हाँ, n-1 डी पर जितना इलेक्ट्रॉन और n-s पर जितना इलेक्ट्रॉन, और डी ब्लॉक के लिए हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगला नंबर क्या है बच्चों? वैलेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैलेंसी। इसमें बच्चा सा कंफ्यूज रहता है। वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम कर देता है। हाँ, कहीं कहीं सेम होता है, ये बात सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी होता है, ये भी बात सही है, लेकिन सब जगह नहीं होता है। मिटा दे, बोलो जल्दी करो, जल्दी करो। तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पीरियडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और उसमें पढ़ रहे हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी, पढ़ रहे हैं ना? पहला एटॉमिक रेडियस पढ़े थे, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े थे, चौथा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़े, पांचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े, और छठा वैलेंसी पढ़ना है। हो गया, बोलो। अब मिटा दे। क्या छोटू कुमार, तुम बहुत अपसेट करता है? एग्जाम चल रहा था, जो वीडियो दिए हैं देखा है? देख लिया? कब देखोगे? मैडम क्या बोलो? लिखो बच्चों, छठा नंबर वैलेंसी। इसका हिंदी क्या होता है? संयोजकता। तो इसको अगले क्लास में डिटेल करेंगे।